हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्याम वर्मा फ्रॉम क्लैट फोरम। दोस्तों, जैसे कि आज के वीडियो का टाइटल आप सभी को दिख रहा है, क्लैट इन सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं आज 9 अक्टूबर को जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यानी कि वर्डिक्ट आ चुका है। क्लैट नाम की एग्जामिनेशन है उसके कंटेक्स्ट में। तो आज का जो सेशन है, इसके एंड में जाकर हम ये सीखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन कि वो जजमेंट क्या है और उसके क्या मायने हैं आम क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसको हम एनालिसिस करेंगे कि वो जजमेंट किस हद तक अच्छा रहा, ये स्टूडेंट फ्रेंडली रहा कि नहीं रहा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली किन ग्राउंड्स पे वो पिटीशन फाइल की गई थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास कई स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट आई थी कि सर, जो पिटीशन दायर की गई है आप उसके ऊपर एक सेशन लीजिए कि वो पिटीशन क्या है, किन्होंने दायर की है, या उसका ग्राउंड्स क्या था, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसकी निटिग्रिटीज को भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक और चीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा होता है कि क्या उसके स्टेटस को हम ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसका मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको आज के सेशन में देके बताऊंगा, तो कहीं मत जाइएगा, आखिरी तक देखिएगा। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक हैशटैग दिया है, क्लैट इन सुप्रीम कोर्ट। ये हैशटैग मैंने क्यों दिया है दोस्तों? 2008 में क्लैट नाम की जो एग्जाम होती है उसका संगठन तैयार किया गया था। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक संगठित किया गया था, मतलब क्लैट वाज कंस्टिट्यूटेड, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड कि भाई ये एक बॉडी होगी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में जितनी भी है उसके एडमिशंस के लिए ये टेस्ट होती है। दोस्तों, 2008 जब से ये गठित हुआ था, तब से शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा जब इस एग्जाम की अथॉरिटी के ऊपर खुद कोर्ट केस ना हो गए हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। दिस इज अ वेरी बिग आयरनी दैट हार्डली अ कपल ऑफ ईयर्स मस्ट हैव पास्ड बाय where CLAT authorities themselves did not face a legal suit. So this is a very big shame on them. Year after year, they did not learn from their mistakes, and that is why they were condemned to repeat their mistakes. तो उन्होंने बिल्कुल सबक नहीं सीखा, और इस साल पेंडेमिक वाले सिचुएशन में जब ऑलरेडी इतनी हालत खराब थी, स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा परेशान था, सारे लोग परेशान थे, तो एटलीस्ट उनको गंभीरता से इस टेस्ट को लेना चाहिए था, कंडक्ट करना चाहिए था। फिर भी काफी लापरवाही बरती गई। पर एनीवे दोस्तों, अब ये सब का समय जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, तो जल्दी से उसके ऊपर आते हैं जजमेंट क्या रहा। पर उससे पहले मैं आपको जल्दी से रन डाउन करके कुछ क्विक फैक्ट्स बता देता हूं इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड। तो आज का दिन दो कारणों से बहुत स्पेशल था दोस्तों। पहला, कि आज क्लैट की फर्स्ट लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट आई है, यानी कि आज रिजल्ट निकला है और सारे लगभग 2000 सीट्स जो सारे एनएलयूज की हैं, उन सब में अलॉटमेंट हो चुका है स्टूडेंट्स का सक्सेसफुली। तो मेरी तरफ से सारे छात्रों को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका भी इसमें नाम आया और जिनका नाम नहीं आया है, डोंट लूज हार्ट, दो लिस्ट और बची है, ठीक है। और दो लिस्ट नहीं आने के बाद भी कुछ छात्र रे ऑफ होप रख सकते हैं यदि उनका रैंक बेटर है। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या बोलना चाहिए उसको, अलॉटमेंट अगेन, अलॉटमेंट ऑफ सीट, यानी कि एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट्स, ठीक है। कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद, फीस देने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद भी कॉलेज छोड़ देते हैं, और उस स्थिति में इंडिविजुअली उस एनएलयू की वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है कि कितने 1, 2 या 3 सीटें खाली हुई हैं, फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो एनीवे, आप निराश मत होइए, बैटल इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। तो आज का एक दिन तो इसलिए खास था, अलॉटमेंट लिस्ट आई है। दूसरा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब देखते हैं इस लावण्या भट्ट वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू इस केस की परतों को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बहुत मैकेनिकल डिटेल्स आपको बता देता हूं ताकि आप रूबरू हो जाएं, थोड़ा अवगत हो जाएं। यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ व्हाट काइंड ऑफ ए केस इट वाज। तो लावण्या भट्ट नाम की एक स्टूडेंट है, उनके साथ उनके 4 दोस्त, उन्होंने मिलके, 5 लोगों ने मिलके केस दायर किया। किनके खिलाफ? कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के खिलाफ। एक पार्टी वो थी, उसके अलावा 2 पार्टी और थी।
बीसीआई जिसको बोला जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और तीसरा था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि भारत सरकार के ऊपर भी एक तरह से केस किया गया था इसमें। तो ये तीन तीन पार्टीज थी, इस तरफ 5 स्टूडेंट्स और इस तरफ 3 पार्टीज, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बेसिक ग्राउंड तैयार की गई थी, जो इन स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव लॉयर थी, उनका नाम है अंकिता चौधरी। तो अंकिता चौधरी मैडम ने बच्चों के साथ मिलकर जो ग्राउंड तैयार किया था वो था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। ये वन ऑफ द प्रेमाइस था, वन ऑफ द रीजंस था जिसके ऊपर उन्होंने केस लड़ा। तो आर्टिकल 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, मैं नटशेल में बता देता हूं, काफी न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार आपको देता है, इट गिव्स यू राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 15 जो है, इट गिव्स यू राइट टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। आपके ऊपर कोई भी अन्याय होता है समानता से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, ये आर्टिकल 15 आपको राइट देता है। और इस केस में जानने लायक क्या है दोस्तों, अंकिता चौधरी मैंने बता ही दिया। जो प्लेंटिफ होते हैं, जो फरियादी होता है, जो केस करता है किसी के ऊपर, उसको प्लेंटिफ बोला जाता है, उसको पेटिशनर भी बोला जाता है दूसरी भाषा में। तो उसमें जो हमारी पेटिशनर्स की जो लॉयर थी अंकिता चौधरी मैडम थी, पर आज जो अदालत में प्रस्तुत हुए वो गोपाल सर हुए। और जो दूसरी पार्टी हो गई डिफेंडेंट जिसको बोला जाता है, या रिस्पोंडेंट भी बोला जाता है दूसरे शब्दों में, वो थे के परमेश्वर। पर आज जो अदालत में उपस्थित हुए वो थे मिस्टर नरसिम्हा। इसके अलावा बेंच की मैं जानकारी दे देता हूं, 3 काफी काबिल जज थे इस बेंच के ऊपर, दैट इज अशोक भूषण जी, आर सुभाष रेड्डी सर एंड एम आर शाह। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन होना जनरली अच्छा माना जाता है, बिकॉज डिफरेंस ओपिनियन क्रिएट हो सकती है रादर देन एक सिंगल जज किसी निर्णय को ले। अब दोस्तों बात करते हैं मेजर ग्राउंड्स क्या क्रिएट किए गए थे लावण्या भट्ट वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू वाले केस में। तो देखिए इसमें एक बहुत जो वाजिब लॉजिक था। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने टाइटल दिया था कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू एक्सपोज्ड, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं जानकारी ब्रीफ में, इसका बैकड्रॉप में, ये सब चीजें क्लैट इन सुप्रीम कोर्ट में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों। 2008 से लेके लगातार ईयर आफ्टर ईयर क्लैट हमेशा विवादों में रहता है, उनके खुद के ऊपर हर साल वो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, मतलब बच्चे उनको लेके जाते हैं क्योंकि वो काम ही ऐसा कर देते हैं। एनीवे, तो ग्राउंड क्या था इस साल के कोर्ट केस करने का, रॉन्ग ऑप्शन मार्क्ड। इसका मतलब ये है, बच्चों का ये कहना था कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनको आई कि उन्होंने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क किया था ए, और जब आंसर की आई तो उसमें डी मार्क था, तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन मार्क। दूसरा था आंसर मार्क्ड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि बच्चों ने देखा कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 उनको श्योर थे कि उन्होंने मार्क किया ही नहीं था, लेकिन वो भी अटेम्प्ट दिखा रहा था, कोई सा ऑप्शन टिक था। तो ये एक मुद्दा था जिसकी वजह से जो 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 प्लेंटिफ पार्टी थी, वो चाहती थी कि ये एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि काफी सारे एरर्स थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कोडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि इसके अगेंस्ट में उन लोगों ने प्रस्तुतिकरण क्या दिया अपना लॉजिक, उन्होंने बोला कि अब हमारे पास पूरा ऑडिट ट्रेल है, स्टूडेंट ने माउस कौन सा ऑप्शन दबाया, उसके बाद वो कहां गया, फिर कहां गया, उसका पूरा ट्रेल जो है हमारे पास अवेलेबल है। हालांकि मेरे को सिंसियरली बड़ा डाउट होता है कि ऐसा ट्रेल अवेलेबल टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं। आई रियली आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट स्टिल। एनीवे, क्योंकि बोलने में क्या जाता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई बोल दो, जब कोर्ट केस होगा तो फिर बता देंगे कि भाई ठीक है ऐसा ट्रेल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, बट फिलहाल उन्होंने ये दावा तो किया है कि ट्रेल है उनके पास, और वो सभी साबित कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कौन सा मार्क किया था, फिर कौन सा किया, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। दूसरा था कि रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि कुछ क्वेश्चन ही गलत आए थे। दूसरा ग्राउंड ये था, और बिल्कुल बात सही भी है, आप सबको याद होगा ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो रद्द हो गए, उसके चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब आप इमेजिन करिए, किसी स्टूडेंट ने यदि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बार बार कोशिश की, आंसर नहीं आ रहा था, ऑप्शन में था ही नहीं क्योंकि सही आंसर, तो उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी कोई दूसरा स्टूडेंट इत्तेफाक से या तो उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं, तो उसका कितना टाइम सेव हो गया होगा। तो यहीं पर ही आप देखिए कितना अनजस्टिफाइड है, कितना बिल्कुल न्यायपूर्ण तो तरीके से एग्जाम हुआ ही नहीं,
क्योंकि इस तरह की गलतियां थी और बहुत सारी थी, ये तो 5 क्वेश्चन थे ही, उसके अलावा 2 क्वेश्चन के आंसर्स गलत थे। दूसरा एक मुद्दा क्या था, सब्जेक्टिव आंसर। सब्जेक्टिव आंसर का मतलब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लीगल एप्टीट्यूड वाले से, लीगल रीजनिंग सेक्शन में, कुछ इंग्लिश में और कुछ जीके में, जो ओपिनियन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन थे, जिसका आंसर ओपिनियन के बेसिस पे लिया जा सकता था रादर देन फैक्ट बेस्ड। तो ये अपने आप में एक विवाद का मुद्दा रहा, क्योंकि ऐसे में तो हर व्यक्ति का आंसर ही गलत आ जाएगा, अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज थी। और तीसरी चीज थी जिसमें आर्टिकल 14 का ब्यौरा दिया गया, तो इसमें इन्होंने ये बोला था कि 18,000 से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स थे 120 मिनट में सॉल्व करने के लिए। तो अपने आप में ये एक अन्याय है हिंदी मीडियम के या वर्नाकुलर मीडियम के छात्रों के ऊपर। तो क्लैट वालों का ये एजम्पशन रहा होगा कि भाई जिनकी इंग्लिश बहुत तोड़ फोड़ वाली नहीं है तो वो लॉयर बनने का तो हक नहीं रखता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो अच्छा लॉयर नहीं बन सकता, या एनएलयू में तो वो नहीं देना चाहते उनकी एंट्री। ठीक है, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस आधार पर आर्टिकल 14 को इवोक किया गया था अंकिता चौधरी मैडम द्वारा। और आगे देखते हैं दोस्तों, अब जजमेंट पे हम आएंगे, पर जजमेंट पे आने से पहले एक मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं कि कैसे स्टेटस चेक किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गूगल पे ये टाइप करना है हाउ टू चेक सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस ऑनलाइन। तो ऐसा इस तरह का कुछ भी मिलता जुलता फ्रेज आप टाइप करेंगे तो उसमें पहला ही ये आप देख रहे होंगे केस स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो है पहला ही वाला लिंक यदि आप क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और यहाँ पे कैप्चा करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यदि आप डालते हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ डी, क्या लिखा है 7-3, मेरे को डाउट है इसमें, क्लियर पढ़ाई में नहीं आ रहा, तो मैं इसको नया कैप्चा ले लेता हूं। तो ये अब आ गया 8293। तो इस तरीके से आपको एक कैप्चा डालना होता है दोस्तों। उसके बाद पेटिशनर का नाम यदि आपको याद है, जैसे कि इस केस में पेटिशनर थे लावण्या भट्ट थी, या रिस्पोंडेंट का यदि आपको नाम याद है तो आप कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी यहां पे डाल सकते हो। मान लीजिए कि मैं रिस्पोंडेंट पे जाता हूं और यहां पे पार्टी के नेम में मैं डाल देता हूं कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, या सिर्फ कंसोर्शियम, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, मैं सिर्फ कंसोर्शियम डाल दूंगा और उसके बाद शो करूंगा तो देखिए इस तरह का कुछ विंडो खुल के आ जाएगा, क्योंकि कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मैंने पूरा नहीं डाला है, सिर्फ कंसोर्शियम डाला है। तो कंसोर्शियम नाम से जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस होंगे अभी वो सब आ जाएंगे। जैसे देखिए जब सिर्फ मैंने कंसोर्शियम यहाँ पे डाला, देखिए रिस्पोंडेंट में मैंने कंसोर्शियम सेलेक्ट कर लिया, शो बोला, तो देखिए क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। कुछ कंसोर्शियम ऑफ इंजीनियर्स का एक केस आ गया है, फिर एक फार्मर्स कंसोर्शियम का एक कोई केस आ गया है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 कंसोर्शियम के केस हैं, और बॉटम में आपको ये दिख रहा है लावण्या भट्ट वाला केस आ गया है। ठीक है, लावण्या भट्ट, स्वेच्छा सिंह, राघवेंद्र राय, शालिनी शिवेना एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लॉयर का नाम दिया है अंकिता चौधरी मैडम, और परमेश्वर सर, इनका ये नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने जब डिसीजन नहीं आया था उस समय का ये साइट का पेज खुला हुआ है। ये आपको सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए कि आपको पूरा नाम भी याद नहीं है, तो वो सर्च करके खुद ही समझ जाता है कि इससे मिलता जुलता जो भी नाम है सब कुछ केस उठा के ले आएगा। बट मान लेते हैं कि आप एग्जैक्ट नाम, अब यहाँ पे हम लाइव जाके देखते हैं, मैं यहाँ पे पेटिशनर में लावण्या भट्ट टाइप करके इसको शो बोलता हूँ, अभी हालांकि अपलोड नहीं हुआ होगा आई एम श्योर जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे नो रिजल्ट दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नो रिजल्ट दिखा रहा है, मतलब कि ये केस जो है कुछ दिन के अंदर आप यहाँ पे डालेंगे तो शायद यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा कि जजमेंट क्या आया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा कि हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनल चीज के लिए, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि भाई फाइनल जजमेंट आखिर आया क्यों, आया क्या। तो आप देख रहे होंगे फाइनल जजमेंट के पास मैंने थोड़ा सा ऐसा स्माइली जैसा चेहरा नहीं बनाया, कुछ और सैड फेस बना दिया है। ऐसा मैंने फेस इसलिए बनाया क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद क्लैट दोबारा कंडक्ट होगा, और शायद तक होना भी चाहिए था। बट एनीवे, आई रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनको ऐसा लगता है कि रीक्लैट होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो दे हैव रिफ्यूज्ड दिस रीक्लैट ऑप्शन। एंड व्हाट दे हैव सेड, जजमेंट में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि दे हैव अलाउड स्टूडेंट्स टू एड्रेस देयर कंप्लेंट्स टू द ग्रीवांस एड्रेसल कमिटी विद इन 2 days। 2 दिन के अंदर उन्होंने बोला है कि जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है
उनको ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के पास जाना है। तो दोस्तों ये था जजमेंट। अब अपने आप में ये मुझे थोड़ा सा हास्यप्रद इसलिए लगता है, मालूम नहीं फॉर व्हाट रीजन कोर्ट कन्विंस भी नहीं हो पाई, या शायद कन्विंस करने वाले लोग इतना अच्छे से उनको कन्विंस नहीं कर पाए। वन सेकेंड ना, ये स्लाइड थोड़ी मेरी चेंज हो गई है। तो मुझे कहीं पे ऐसा लगता है डीप डाउन कि या तो केस ठीक से प्रेजेंट नहीं हुआ, या उनको लगा होगा कि पेंडेमिक है, क्या पता। बट ईयर आफ्टर ईयर में देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इसको लेके बहुत फेवरेबल साइड पे नहीं रहता है, या कह लीजिए कानून की दृष्टि से वो एक इंस्ट्रक्शन वाली जहां तक बात है कि जो मार्क फॉर रिव्यू वाला इंस्ट्रक्शन या क्लियर रिस्पॉन्स वाला इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो वहां पे दिया हुआ था इंस्ट्रक्शन में, इसीलिए शायद उनको इतना मुनासिब नहीं उन्होंने समझा होगा इसको रिक्लैट करने के लिए, दोबारा कंडक्ट करने के लिए। बट वट एवर, अब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिला है, मुझे नहीं लगता कि उन छात्रों को कुछ खास यहाँ पे रेमेडी मिल सकती है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ, या वाकई उनको लगता है कि उनके आंसर्स वैसे मार्क नहीं थे जो होने चाहिए थे, या कुछ के कुछ और हो गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको डेफिनेटली डेफिनेटली क्लैट रिड्रेसल कमेटी, ये जो है ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, आपके पास समय बहुत कम है, तुरंत कल के तारीख के अंदर आपको अपना ऑब्जेक्शन, अपना जो भी इशू है वो वहां पे रेस कर देना चाहिए, ईमेल कर देना चाहिए। यू शुड ब्रिंग योर मैटर टू देयर नोटिस। ऑल्दो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। बाकी मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो रिड्रेसल कमेटी है अल्टीमेटली है तो इसमें वही मोर और लेस उसी तरह के लोग और उसी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग जो जिन्होंने इसको कंडक्ट किया है। तो ये तो वैसी ही वाली बात हो गई कि यदि मेरा कोई सामान चोरी हो गया है और यदि मैं अदालत से बोलूं कि भाई मुझे न्याय दीजिए, तो और इस तरह का सिचुएशन है कि हाउ शुड आई प्रेजेंट इट, कि भाई मेरे से बोला गया है कि भाई वो जो लोग थे जो जिन पे मैंने केस किया था, उन्हीं के कुछ लोगों ने, यार दोस्तों ने कमेटी का रिड्रेसल कमेटी बनाई हुई है। यदि उनके पास मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं भैया मेरा चोरी वाला सामान तो लौटा दो, तो मेरे ख्याल से उनका जवाब ये होगा कि भाई सामान तो तब लौटाएंगे ना जब चोरी हुई होगी। तो वेल, सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ आई प्रेजेंट इट। और दूसरी चीज, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की, देखिए 40,000, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं, करीब करीब 40,000 स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे कि कोई ना कोई क्वेश्चन गलत है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये दोस्तों ये अपने आप में एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, मैं खुद पर्सनली रायपुर सेंटर के कुछ बच्चों को जानता हूं जिनपे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूं, जिन्होंने बताया था कि कॉन्फिडेंट थे, उनका जो आंसर था वो चेंज हो गया। तो उसका एक रीजन वही हो सकता है जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि क्लियर रिस्पॉन्स वाली चीज जो इंस्ट्रक्शन में मिसिंग थी, सैंपल पेपर्स में जब इन्होंने दिया था, और बच्चों को इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था कोविड की वजह से, लास्ट मोमेंट पे भी पहुंचे बहुत सारे बच्चे, वो पढ़ नहीं पाए। तो ये एक रीजन हो सकता है। बट इसका काफी इस तरह का रिस्पॉन्स आया था स्टूडेंट्स के लिए कंसोर्शियम का, जिसमें कि उन्होंने एक तरह से स्टूडेंट को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने बोला अरे बच्चे तो पागल हो गए, रेकलेसली इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज कर दिए, वो कोई बात होती है वगैरह वगैरह। तो अगले साल से तो ये 1,000 रुपए लेने वाले हैं हर एक ऑब्जेक्शन जो भी आप रेज करोगे उसके ऊपर। हर पार्टी जो ऑब्जेक्शन रेज करेगी 1,000 उनको फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस पूरे चीज को मैं ऐसा समझता हूं, मैं यहाँ पे एक शेर अर्ज करूंगा इस पूरी सिचुएशन के लिए। जो कंसोर्शियम ने जैसे बच्चों पे ही ब्लेम डाला कि भाई आपने इतना सारा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, वो तो चलो ठीक है मान लिया, पर उन्होंने बोला कि इतने सारे ये भी कोई बात होती है, 40,000 ऑब्जेक्शन आ गए, नेक्स्ट ईयर से 1,000 रुपये फीस आएगी। तो इस पर मेरा एक और खुद एकदम मथुरा का पेड़ा खा के वो शरीफ बन गए। तो यहां पे एक लाइटर नोट पर एक शेर मैंने अर्ज किया है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि हम आह भी भर ले, हम मतलब पेटिशनर्स मतलब स्टूडेंट्स, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्लेआम भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। तो दोस्तों, until my next video comes, stay home, stay blessed, study online। कोरोना का कहर अभी भी चल रहा है, तो जितना हो सके आप घर पे ही रहिए। जो ब्रेड अर्नर्स हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको जाने दीजिए, उनको तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। पर आप लोग घर पर रह के अच्छे से पढ़ाई करिए। एनएलयूज में या जहां पे भी एडमिशन होता है तो मोस्टली सारी क्लासेस ऑनलाइन लगेगी, उसको पढ़ते रहिए। और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, स्पेशली वोकैबुलरी के, लॉजिकल रीजनिंग के, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों।
उसको आप यदि देखते रहना चाहते हो तो 4 चीज मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये चारों चीजें तुरंत कर दीजिए। आई रिपीट, like the video, comment on the video, subscribe to the video, and don't forget to share this video with all your friends. Thank you so much. Stay blessed. Goodbye. All the best.